हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हम हाजिर हैं आज आपके सामने एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस लेकर के। तो 13 जून की तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट से जो भी क्वेश्चंस मिले हैं हमको, उसका एनालिसिस करके सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन शिफ्ट में घुमा फिरा करके वापस से पूछे जा रहे हैं या उससे संबंधित क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनकी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 जनवरी, 25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उससे एक दिन पहले मतदाता दिवस 25 जनवरी। और यहाँ आपसे पूछा गया है 24 जनवरी। 25 जनवरी जो मतदाता दिवस है ये अभी पीछे की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो आप दिवस को, जो भी साल में महीनों के दिवस होते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट डे है। तो 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बालिका दिवस के अलावा एक दिवस और है जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 24 जनवरी हो गया। अगला क्वेश्चन, एचडीआई इंडेक्स। एचडीआई इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 2025। एचडीआई से क्वेश्चन पीछे की शिफ्ट में भी पूछे गए हैं और यहाँ 13 जून को भी पूछे गए हैं। पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में चौथे नंबर पर कौन सा देश होगा। चौथे नंबर वाला देश आपसे पूछा गया है। तो यहाँ 5 देश आपको बता रहे हैं। पांचों देशों को नाम जो है आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो है आगे की शिफ्ट में यहाँ चौथी में पूछा गया, हो सकता है तीसरा दूसरा पूछ दिया जाए। तो सबसे पहला जो देश है ह्यूमन इंडेक्स में वो है आइसलैंड। नंबर 1 पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर डेनमार्क और पांचवें पर जर्मनी और छठे पर है स्वीडन। तो ये सभी यूरोपीय देश हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत कौन से नंबर पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में। तो भारत कौन से नंबर पर है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है, वो उस रिपोर्ट में भारत जो है 130वें स्थान पर आता है। 138 नंबर पर मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत 130वें नंबर पर आता है। और पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो एचडीआई जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की। व्हाट्सएप बैंकिंग पहली बार शुरुआत हुई है, किसी बैंक ने की है व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक जो कि भारतीय क्षेत्र का एक बैंक है, इसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। व्हाट्सएप में अब अकाउंट खोल करके अपना अकाउंट बैलेंस और अकाउंट क्रिएट करना, बैंक में अकाउंट खोलना और अकाउंट से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर से निकलने वाली नदी कौन सी है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड एरिया में पड़ता है भारत में। और झारखंड को जर्मनी का रूर क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जर्मनी में एक जगह है रूर नाम की। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, रूर नाम की जगह है। तो रूर में कोयला सर्वाधिक होता है, इसलिए उसकी तुलना झारखंड में इसके पठार से की गई है, छोटा नागपुर के पठार से की गई है। छोटा नागपुर पठार में पूछा गया है कि निकलने वाली नदी कौन सी है। छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है झारखंड की, उसका नाम है दामोदर नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो कि हुगली नदी की एक सहायक नदी के रूप में कार्य करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की एक धारा से फूटी हुई है, जो कि बांग्लादेश जाने से पहले सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को कहां समाप्त किया गया था। 1857 के विद्रोह की बात करी जा रही है। 1857 का जो विद्रोह था वो
8 जून बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ था, और इसका जो समापन है वो कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया था। अब जो 1857 की क्रांति है मेरठ से लेकर के दिल्ली तक चली थी, और इसका समापन दिल्ली में हुआ था, जहां बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण किया था, उनको समर्पण करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और समापन जो है वो दिल्ली में हुआ था। तारीख पूछी जा सकती है आपसे समापन किस तारीख को हुआ था, तो 21 सितंबर 1857, यानी जून से शुरू होकर के सितंबर तक ये विद्रोह चलता है। अगला क्वेश्चन करंट का है, फरवरी 2025 में हिमस्खलन कहां पर हुआ था। हिमस्खलन यानी पहाड़ों का जो पहाड़ का रिसाव है कहाँ पे हुआ था, तो भारत में पहाड़ी रिसाव जो है वो ज्यादातर पहाड़ी राज्यों में होते हैं। पहाड़ी राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, तो ये इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है चमोली नाम का, चमोली जिले से जो है हिमस्खलन हुआ था, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन था कि थार रेगिस्तान किस राज्य में है। थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था में कर कैसे लिया जाता था। अब महालवाड़ी व्यवस्था है ये उत्तर भारत में प्रचलित व्यवस्था थी, जो कि अंग्रेज टैक्स इससे वसूलते थे। महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें टैक्स कैसे लिया जाता था, गांव में एक महाल नियुक्त कर दिया जाता था, यानी एक मुखिया नियुक्त कर दिया जाता था, उसको कहते थे लंबरदार। ये शब्द अभी प्रचलित है लंबरदार, ठीक है। तो इसको नियुक्त कर देते थे, तो गांव के जो सभी किसान होते थे वो टैक्स के रूप में अनाज इसी किसान के यहाँ, जो कि लंबरदार जिसको कहते थे, उसके यहाँ जमा करते थे, और यही अंग्रेजों तक आगे पहुंचाता था टैक्स के रूप में अनाज को। तो अनाज कैसे वसूलते थे, महालवाड़ी व्यवस्था में किसानों के द्वारा, सामूहिक रूप से किसानों के द्वारा, या गांव का जो मुखिया होता था उससे। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य वंश के शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो मौर्य वंश जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वंश हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। तो मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ और संप्रति देववर्मन। ये सभी जो है मुख्य शासक जो है मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में नगर पालिका की शुरुआत कब हुई थी। ब्रिटिश काल में नगर पालिका की शुरुआत 1687 में मद्रास में हुई थी। भारत में सबसे पहली बार जो नगर पालिका की शुरुआत हुई थी वो मद्रास में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा व गुजरात पर शासन किया था। रुद्रदामन की बात करी जा रही है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है वो अशोक के काल में प्राप्त होता है। तो रुद्रदामन किस वंश का था ये पूछा जा रहा है। तो रुद्रदामन जो था पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। मथुरा के अलावा इसने सौराष्ट्र और काठियावाड़, जो कि गुजरात के प्रायद्वीप हैं, यहां तक इसका शासन प्रचलित था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के चल रहे हैं। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप अपने पेपर या आने वाले पेपर को लेकर के बहुत ही सजग हैं, सहज हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का था। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है कुछ ना कुछ बदल के। तो 2011 की जनगणना हमारे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड होने ही वाला है, शाम तक या कल तक इसका वीडियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का था। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का जनघनत्व जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था, और वो क्या था, 11,320 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यानी 11,320 किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका जनघनत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन संविधान से था। क्या था क्वेश्चन की प्रीवी पर्स क्या है। प्रीवी पर्स एक भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, कहें तो एक भत्ता के रूप में था, जो कि उन राजाओं को दिया जाता था जो आजादी के समय जिनकी विरासत भारत में मिलाई गई थी। वो यही लालच दे करके सरदार पटेल जी के द्वारा मिलाई गई थी कि उनको जो है एक राशि के रूप में उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा, जो कि अपना खर्चा पानी वो उससे चला सकते हैं। तो वो प्रीवी पर्स था, जिसको कि प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1973 में 26वां संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया प्रीवी पर्स को। अब ये व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रयान का प्रयोग कहां पर होता है? प्रयान एक गैस है और प्रयान का प्रयोग मुख्यतः फ्रिज को ठंडा करने में किया जाता है। फ्रिज में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि जो मिल होते हैं, आलू मिल, जहाँ पे आलू के बोरों को रखा जाता है, वहां ठंडी करने के लिए जो गैस होती है वो अमोनिया गैस होती है, और फ्रिज में गैस जो होती है वो फ्रेऑन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला, 2011 की जनगणना से ये भी क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं कि किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो जो लक्षद्वीप में, आंसर इसका हो जाएगा, लक्षद्वीप में एक जिला है, विट्रा नाम का जिला है, जिसमें केवल 271 व्यक्ति हैं। इस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अगर लक्षद्वीप पर देखें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी हो जाती है वो कवारत्ती हो जाती है, और लक्षद्वीप की टोटल जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 64,473 व्यक्ति लक्षद्वीप पर रहते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों डिवाइस क्या होती हैं? तो इनपुट और आउटपुट के रूप में हमारा जो मोबाइल है, टच स्क्रीन वाले जितने भी मोबाइल हैं, वो सभी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस, जिससे हम कंप्यूटर में कोई मैसेज डाल सके, अंदर उसको ऑर्डर दे सके, संकेत दे सके। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और भी हो सकती हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्लॉटर जिससे कि वीडियो गेम खेला जाता है उसको प्लॉटर कहते हैं। इसके अलावा हेडफोन और हेडसेट, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस वो होती है टच स्क्रीन डिवाइसेस। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं वो सभी बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन था कि सहकारी समिति किस सूची का विषय है? भारत में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो सहकारी समितियां हैं उसको राज्य सूची में रखा गया है। तो सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज राज्य सूची का विषय है। अगर आर्टिकल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में तो 243Z यानी 243Z अनुच्छेद में सहकारी समिति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई थी? तो यूनेस्को का 2024 एनजीओ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फ्रांस में पेरिस, इसकी राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011, ये भी जनगणना से आया है। 2011 की जनगणना में 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो 1 मिलियन नगर के रूप में कितने नगर हैं? तो ये 53 नगर क्षेत्र हैं 2011 के अनुसार। और पूछा गया था कि लखनऊ, चंडीगढ़, ये ऑप्शन थे क्वेश्चन में, लखनऊ, चंडीगढ़, कन्नौज, देहरादून, इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो कि 1 मिलियन या 10 लाख की आबादी वाला है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो लखनऊ शहर है वो 10 लाख या 1 मिलियन की आबादी को पार कर चुका है। इसके अलावा और देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, ये सभी 1 मिलियन या 10 लाख जनसंख्या को पार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस को मनाते हैं। युवा दिवस 2025 में कौन से नंबर का था? 162वां। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर 2025 में युवा दिवस मनाया गया। इसके अलावा मुगलों की निजी इमारत को क्या कहा जाता था? मुगलों की जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती थी उनको दीवान-ए खास। अकबर ने दीवान-ए खास और दीवान-ए आम बनवाया था। दीवान-ए खास में जो है ये इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, वहां केवल मुगल शासक राजा रहते थे। अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, औरंगजेबादी हो गए, ये सभी जो है दीवान-ए खास में रहते थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भूगोल से, अरावली व विंध्याचल के बीच पठार कौन सा है? अरावली और विंध्याचल पर्वत। अरावली यानी कि जो अरावली श्रृंखला राजस्थान की है, और विंध्याचल जो कि मध्य भारत में है, इसके बीच में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार
मालवा यानी महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार यहाँ पर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती या सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती कहां पर होगी? जहां पर पहाड़ होंगे। तो सबसे ज्यादा जो भारत में पहाड़ और जलवायु यानी पानी दोनों साथ साथ हैं वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में है। तो झूम खेती जो है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य होते हैं? शुरुआत होती है असम से। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हो जाते हैं, यहाँ झूम खेती होती है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर जो नृत्य है वो कहाँ का है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गुप्तों के राष्ट्रकूटों में गुप्त वंश के राष्ट्रकूटों से मुख्य रूप से कहां शासन किया था? यानी जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के बाद किन शासकों ने शासन किया था? तो गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आता है जिसने भारत में दक्षिण भारत पे शासन किया। गुप्त वंश के बाद कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक से फिर से क्वेश्चन आया है। मानव विकास सूचकांक में पूछा गया है कि भारत का स्कोर क्या है। भारत का स्कोर जो है मानव विकास सूचकांक में 0.685। HDI इंडेक्स में स्कोर जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, जिसमें 0 का मतलब होता है सर्वाधिक खराब देश, यानी वहां विकास की जो मानव विकास की स्थिति है वो बिल्कुल निम्नतम स्थिति में है। और अगर स्कोर 1 के करीब जितना होता है वो देश उतना ही विकसित माना जाता है, ये रिपोर्ट कहती है। तो HDI में अभी आपको बताया गया है कि HDI में भारत किस नंबर पर है, कौन से स्थान पर भारत होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। तो जो नृत्य करती हुई मूर्ति है वो कांस्य धातु की बनी है, कांसे की बनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है या नहीं? राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए पहली बार बाध्य नहीं है। अगर मंत्रिपरिषद कोई पहली बार उसको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति जी उसको स्वीकार कर भी सकते हैं या वापस भी कर सकते हैं, परंतु अगर दूसरी बार मंत्रिमंडल वही सलाह देते हैं राष्ट्रपति जी को तो अब की बार उनको ये सलाह माननी ही पड़ेगी। तो ये सलाह मानने के लिए बाध्य है। 1973 से पहले राष्ट्रपति ये सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते थे, जो कि इसके बाद होने लगे। अगला क्वेश्चन, 1813 भारत शासन अधिनियम में क्या था? ऑप्शन थे इसके रेलवे, बाल श्रम निषेध या विज्ञान के क्षेत्र या व्यापकता का सिद्धांत। तो 1813 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसमें विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित था 1813 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। इससे पहले 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उससे पहले 1773 आया था, यानी 1773 से 20-20 साल के अंतराल पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट आते रहे। तो 1813 वाला आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसको और किन नामों से जाना जाता है? तो जो महान हिमालय है उसको बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल+टैब का प्रयोग किसके लिए होता है? अगर गूगल वेब ब्राउजर क्रोम चला रहे हैं या ओपेरा मिनी चला रहे हैं तो कंट्रोल+टैब अगर आप दबा देते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो इस की का प्रयोग, शॉर्ट की का प्रयोग नए पेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शॉर्ट कीज के क्वेश्चंस धड़ाधड़ पूछे जा रहे हैं, आप एक बार जरूर उनको से
देख लें, ताकि जो है अगली शिफ्ट में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आप उसको जरूर से देख लें। अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इसमें क्या नहीं आता है, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, क्या नहीं आता है? तो किसी भी भारत के किसी भी राज्यों में, किन्हीं भी राज्यों में हिंदी भाषा के बढ़ावा देना या उसको प्रोत्साहन देना, ये डीपीएसपी में नहीं आता है। डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता है, ग्राम पंचायत है, पर्यावरण से संबंधित चीजें दी हुई हैं, लेकिन भाषा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में भाषाएं अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा कि आंसर इसका हो जाएगा राज्यों को हिंदी भाषा में प्रोत्साहन, ये डीपीएसपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने 2025 में कितने नंबर का दिवस मनाया है, यानी आर्मी डे। आर्मी डे जो कि हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस साल 2025 का कौन से नंबर का दिवस था? तो 77th, याद रखेंगे आप, 77th दिवस था। इससे पहले 2024 में 76 होगा और 2026 में इसके आगे वाला 78 होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के निजाम वो थे उस्मान अली खान, ये क्या चाहते थे? हैदराबाद के जो निजाम थे, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो सभी रियासतों का लगभग 550 से भी ज्यादा रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने एकीकरण करने का प्रयास किया था और एकीकरण किया भी था। तो उसमें से दो राज्य, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हैदराबाद, ये दोनों रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। जम्मू कश्मीर का किस्सा अलग है, वहां महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में मिलना चाह रहे थे और ना ही पाकिस्तान में, वो भी स्वतंत्र रूप से बनाना चाह रहे थे राज्य। और जो हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खान जी, वो भी हैदराबाद को स्वतंत्र देश के रूप में बनाना चाहते थे, लेकिन भौगोलिक स्थिति से देखें तो जो हैदराबाद रियासत है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो बीच में कोई भी राज्य जो है देश नहीं बन सकता, इसलिए पटेल जी ने जबरदस्ती उसको मिला लिया था। तो उस्मान अली क्या चाहते थे, ये पूछा गया। तो उस्मान अली हैदराबाद को एक देश के रूप में बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट पालकों के द्वारा, यानी जो ऊंट पालन करते हैं उनके द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो जो ऊंट पालन करते हैं उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं टप्पा। टप्पा, TAPPA, टप्पा नाम का गीत गाते हैं पश्चिमी राजस्थान में जो ऊंट पालते हैं वो। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। थक गए होंगे आप लोग वीडियो देखते देखते। अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है आपको, तो परिश्रम करते ही रहना होगा, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस और बचे हैं, 5 से 10 मिनट और लगेंगे, तो शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो समाचार पत्र था, ये किस भाषा में प्रकाशित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र 1923 में प्रकाशित किया था और ये मराठी भाषा में था। ये उस समय प्रकाशित किया गया था जब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि असहयोग आंदोलन को क्यों समाप्त किया गया था, ऐसे क्या कारण थे कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में मूल राग कितने हैं? कर्नाटका संगीत जो कि भारत की संस्कृति है उसमें कितने राग होते हैं, मूल राग कितने होते हैं? तो कर्नाटक शैली में 72 मेलकर्ता होते हैं और उसमें से 12 मुख्य मूल राग होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक शैली में जो राग होते हैं वो 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार, करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक का आवंटन किया है, यानी किस बैंक को जो है अथॉरिटी दी है कि वो भारत से हथियार खरीद सके? तो वो एक्सिम बैंक होती है। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, EXIM, एक्सिस नहीं है, एक्सिम है। EX का मतलब एक्सपोर्ट और IM का मतलब इंपोर्ट, यानी आयात निर्यात
बैंक इसको कहा जाता है। भारत से अगर कोई भी विदेशी देश खरीद फरोख्त करता है, किसी भी प्रकार के हथियारों की खरीद फरोख्त करता है, तो वो एग्जिम बैंक के द्वारा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अहमद सरहिंदी ने किस वंश के शासक को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था? अहमद सरहिंदी ने जो है मुगल वंश जो थे इनको मुगल वंश को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो मुगल वंश को इन्होंने मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? NTTM राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब वस्त्र मिशन है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि भारत में वस्त्रों को वैश्विक वैश्विक रूप से बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक फोरम 2023-24 में 2030 तक भारत की कितने प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी? तो 23-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 40% आबादी जो है वो भारत की शहरी क्षेत्र में रहने लगेगी 2030 तक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेटलैंड डे। वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखेंगे आप लोग। वेटलैंड डे, वेटलैंड को कहते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस को किसको रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामसर पुरस्कार इसी दिन दिया गया आर्द्र भूमि को, और ये दिया गया था वी वेंकटेश्वरन को। जय श्री वेंकटेश्वरन, इनको रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वाले दिन। इसके अलावा रामसर, रामसर यहाँ पर शब्द आया है, रामसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसकी शुरुआत किस शहर से, कहां से होती है, किस देश से इसकी शुरुआत होती है? अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी। 74th अमेंडमेंट नगर पालिका से संबंधित है, और संविधान में कहा है ये 243वें अनुच्छेद में है। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का निर्माण कैसे होता है? बेंजीन, साइंस का क्वेश्चन आ गया। बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है, बेंजीन कहते हैं C6H6 को। इसको निर्माण कैसे किया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है? तो C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट को अगर कास्टिक सोडा के साथ मिला दें यानी NaOH के साथ मिला दें CaO और हीट की उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट की उपस्थिति में सोडियम बेंजोएट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। देखो इसमें 2 Na है और C 1 है और O 3 हो गए, तो इसको लेते हैं पूरा इसके साथ, ये H5 ये है और एक ये है, तो H कितने हो गए, 6। C6H6 प्लस अलग क्या निकल जाता है, Na2CO3, Na2CO3, 2 Na हो गए और C 1 हो गया, O 3 हो गए। तो ये बेंजीन के निर्माण की विधि है। और अगर पूछा गया है बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो सोडियम बेंजोएट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त हो जाती है और सोडियम कार्बोनेट एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, 1946 में गांधी जी नोआखाली की यात्रा पर क्यों गए थे? नोआखाली जो आज के समय में बांग्लादेश में है, तो गांधी जी वहां पर क्यों गए हैं? 1946 की बात है। तो 1946 में जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और कांग्रेस से अलग हो गई और प्रत्यक्ष एक देश पाकिस्तान की मांग की, तो इसने भारत में दंगे भड़का दिए। तो नोआखाली में जो हिंदू मुस्लिम दंगे थे उनको शांत करने के लिए गांधी जी ने नोआखाली की यात्रा की थी 1946 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में बुद्ध की कौन कौन सी गुफाएं हैं? महात्मा बुद्ध की उड़ीसा में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो महात्मा बुद्ध की उड़ीसा में गुफाएं हो जाती हैं उदयगिरी नाम की, ललितगिरी नाम की और रत्नागिरी के नाम से, ये गुफाएं हो जाती हैं।
उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी, ये बुद्ध से संबंधित है। कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? ब्रिटिश सरकार 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके बाद, इससे पहले जो आते थे वो रेगुलेटिंग एक्ट आते थे, अधिनियम आते थे जो भारत के लिए बनाए जाते थे। लेकिन जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को विद्रोह कर दिया, शासन भारत से स्वतंत्रता की मांग करी, तो इसलिए जो शासन था भारत का वो ब्रिटेन ने अपने हाथों में, महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। तो 1857 के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम के रूप से पत्र जारी होता था, वो महारानी विक्टोरिया के द्वारा वो भारत पे शासन करने के लिए जारी होता था। इससे पहले जो थे, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम जारी होते थे, वो उनको पता था कि अब भारत के लोग जो है कानून जो इंग्लैंड का है वो यहाँ लागू नहीं कर पाएंगे, इसलिए कानून ऐसा बनाओ जो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, यहाँ के लोग उसको माने। तो इस तरह से ये हो जाता है इसका आंसर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में पूरा शासन जो है भारत, वहां ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था 1858 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो शासनकाल इनका है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या शासनकाल है बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार का समय है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का समय है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो सभी स्वपोषी होते हैं। और परपोषी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे कि अमर बेल देखा होगा आपने, वो दूसरे पौधे पर जाके चढ़ जाती है बेल के रूप में और उसी से अपना भोजन धीरे धीरे उसके तने से लेती रहती है। तो दोनों प्रकार के गुण किस पौधे में पाए जाते हैं? वो होता है एक पिचर प्लांट होता है जिसको हम यूग्लिना कहते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार सूचकांक, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पर है? यानी करप्शन इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। करप्शन इंडेक्स में भारत जो है 2024 में 96वें नंबर पर है और 2023 में जो भारत था वो था 93वें नंबर पर, यानी हम लोग प्रगति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में 2024 में 96वें नंबर पर था और 2023 में 93वें नंबर पर था। इसमें 180 की तरफ जो संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है करप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2024 में हम लोग 3 देशों को और पीछे छोड़ दिए, यानी 3 देशों से करप्शन में आगे निकल गए हैं। तो ये भारत में करप्शन की स्थिति है। अगला क्वेश्चन जो कि करंट से था कि औरंगजेब की कब्र खोदने के संबंध में विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में जब मूवी आई थी राजकुमार राव की, उसमें पूछा गया, उस मूवी के विद्रोह में लोगों ने देखा कि शिवाजी के जो बेटे हैं संभाजी, उनको औरंगजेब ने किस क्रूरता के साथ मारा, तो उसका जो इफेक्ट था वो जनता में दिखा और जनता ने जो है औरंगजेब की जो कब्र है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में, तो वहां पर उस कब्र को खोदने के लिए वहां पर विद्रोह किया, लड़ाई भी हुई, संघर्ष हुआ, पुलिस के द्वारा वहां लाठीचार्ज भी किया गया भीड़ पर। तो पूछा गया है कि किस जगह पर उनकी कब्र है, तो वो औरंगाबाद जिले में है महाराष्ट्र में, यहीं पर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 प्रेरणादायक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया ये पूछा गया है पूजा शर्मा को बीबीसी के द्वारा। अब देखिए, पूजा शर्मा एक ऐसी महिला है जिनके कोरोना के टाइम पर इनके घर में जो भी इनके भाई या पिता की मृत्यु हो गई थी किसी की भी, तो इनको शमशान घाट तक ले जाने वाला कोई नहीं था, तो पूजा शर्मा ने अकेले ही सबको ले जा करके शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो घर नहीं गई, वहीं पर जो शव आते थे, अनाथ शव आते थे, उनका विधि विधान से संस्कार करती थी। तो अब तक लगभग 4000 शवों से भी ज्यादा शवों का वो अंतिम संस्कार कर चुकी हैं और उनका अस्थि विसर्जन भी विधि विधान से
कर चुकी हैं। तो इसलिए बीबीसी ने इनको 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। तो क्यों शामिल किया है कि 4000 से भी अधिक शवों का दाह संस्कार विधि विधान से करने के लिए इनको प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ था? ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स से भी क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आ चुका है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ था ये पूछा गया है आपसे। तो ब्रिक्स 2024 जो है रूस में हुआ था। रूस में कजान नाम की एक जगह है। कौन सी जगह है? कजान नाम की एक जगह है। यहाँ पर 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो हुआ था। इसके बाद एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि 2025 का ब्रिक्स कहाँ होगा। तो 2025 का ब्रिक्स जो है वो ब्राजील में होगा। बता चुके हैं, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो नामक शहर में होगा। और ये कब होगा? इसी वर्ष होगा, जुलाई में, जुलाई 2025 में प्रस्तावित है ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है ये प्रायद्वीपी भारत की नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके। इसके अलावा नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है उल्टी दिशा में। तो पूछा गया इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा रेंज में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो कि मध्य भारत में है। और इसकी मध्य भारत में है बैतूल जिला। और बैतूल जिला में कौन सी जगह है? मुल्ताई नाम की जगह। बैतूल जिला मुल्ताई नाम की जगह से जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि तीनों शिफ्टों में 13 जून की जो तीनों शिफ्टें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट में हमें प्राप्त हुए हैं। पेपर अगर तीनों शिफ्टों का देखा जाए तो 12 जून की तुलना में थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा है। टफ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश मैथ और रीजनिंग में की गई है। ऐसे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जिनके आंसर्स बहुत ही सटीक दिए गए हैं, पॉइंटों में भी बहुत सटीक आंसर दिए गए हैं। तो आप सबसे सलाह यही है कि क्वेश्चन को गलत कम से कम करें। एक क्वेश्चन में उलझे ना रहे। सभी क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर 2 मिनट में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए और उस पर बैंगनी कलर का टिक कर लीजिए, ताकि जब पेपर आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लें तब जो समय बचता है, बचे हुए समय में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो कि छूट गए हैं आपसे, जिन्हें आपको लगता है कि अगर 2 सेकंड का समय और मिल जाता तो इसको सॉल्व कर लेते। तो उन क्वेश्चंस को आपको तब समय देना है, पहले उनको समय ना दें, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस दिए हो। एग्जामिनर ऐसा ही करता है कि सरल जो क्वेश्चन है, इजी जो क्वेश्चन है वो आगे देता है और बीच में फंसाने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि कैंडिडेट का पूरा टाइम उसी में बर्बाद हो जाता है। और बाद में जब पेपर समाप्त हो जाता है तो उसे लगता है कि थोड़ा समय और मिल जाता तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके लिए सलाह रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए, अगर आप अभी तक पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर आप आने वाली परीक्षाओं में इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और या इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।